नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रतीश खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से आई खबर से। कराची में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर भी किया है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सभी आतंकियों को मार गिराया गया। ये 4 तस्वीरें देखिए। सुबह 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और जहां पर यह स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं कारोबार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। और ये कराची के वॉल स्ट्रीट रोड पर स्थित है और यहाँ पर एसबीपी पाकिस्तान का भी दफ्तर है, पुलिस हेडक्वार्टर और कई अन्य बैंक और मीडिया हाउस हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने 4 हमलावरों को ढेर कर दिया है। कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY के संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले जितनी टीमें हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब ये स्टॉक एक्सचेंज की इमारत है, जहां पर 10:05 पर 4 दहशतगर्दों ने नीले कलर की करोला में अंदर दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश की, लेकिन हमारे जो जवान थे उन्होंने डट कर उनका मुकाबला किया और उनको दहशतगर्दों को मार गिराया। इस दहशतगर्दी के बाद जो अब तक जो लाशें यहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू इदारों ने यहाँ से उठाई हैं, उनमें 5 अफराद की लाशें हैं, 3 अफराद जख्मी हैं और मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो 4 दहशतगर्द हैं वो चारों मारे गए, जबकि एक इसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार जिसमें पुलिस बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार भी जाबाक हुआ है। ये दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज कराची की उन हसास इमारतों में से एक इमारत है जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अक्सर निकलती रहती है कि इस इमारत को ख़तरा है, यहाँ पर हमला या अटैक हो सकता है। जिस रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये IH दिगर रोड है, जो हमारा ये सिटी का एरिया कहलाता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा माशी हब है वो भी यही इलाका कहलाता है। यहाँ पे अरबों खरबों रुपए का रोज़ाना बिजनेस होता है। इंतहाई हसास इलाका होने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का यह हाल है कि बारूद और हथियारों से भरी हुई गाड़ी स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे तक पहुँच जाती है। अगर उनको दरवाजे पर ना रोका जाता और दहशतगर्द अगर अंदर उस तरीके से दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो यकीनन बड़ा नुकसान हो सकता था। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल की रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते तो ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। जरा ये बताइए कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो इसकी जिम्मेदारी ली है, इस घटना के पीछे उनका मकसद क्या था? क्योंकि कारोबार के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये यहाँ देखिए, कराची और क्वेटा इस इलाके में ये 2 बड़े शहर हैं जो कि फाइनेंस कैपिटल कहे जाते हैं। हाँ। और सारा जो बिजनेस हब है वो कराची है। कराची में भी कराची स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का, और मानकर चला जा सकता है कि जो स्थान मुंबई का है हमारे देश में वही स्थान कराची का है। और वहां पर अगर हमला हुआ है तो जाहिर है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आतंकी कर रहे थे। बलूच लिबरेशन आर्मी, आप जानते हैं, बलोचियों की वो संस्था है जिसके जरिए वो अपनी लड़ाई को, जिसे वो स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, वो लड़ रहे हैं। और उसका एक मजीद फैक्शन है, मजीद फैक्शन फिदायीन फैक्शन है, जिसमें कि आतंकी जाते हैं और अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं अपने कॉज के लिए। ये वही फैक्शन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और आप सोचे कि पिछले दिनों की ही बात है, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। एक आतंकी को जब आप शहीद कहेंगे तो जाहिर है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको आप बढ़ावा भी देते हैं, और वही कुछ कराची में हुआ है। 4-5 लोग जो मरे हैं उसमें 4 तो आतंकी हैं, लेकिन एक पुलिस वाला है। पर इस घटना ने जो एक बड़ा संदेश दिया है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी महफूज नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, वहां से जुड़े। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए गिलानी ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले के बारे में सभी को बता दिया है। आसिफ सुहाब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस इस्तीफे की वजह, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तो उम्र भी हो चुकी है
सैयद सागिलानी की, और तबीयत भी उनकी बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। क्या यही वजह है या फिर कुछ और वजह? देखिए, हालांकि जो उन्होंने अपनी लेटर लिखी है उसमें ये वजह भी बताई गई है कि उनकी उम्र बढ़ गई है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी और जो है कारण है उनका मजबूती के साथ जिक्र किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने अपनी लेटर में लिखा है, 2 पेज लेटर जो उन्होंने सामने रखी है अपनी इस्तीफे को डिफाइन करते हुए, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पीओके का वाला साइड है जिसकी भी वो अगुवाई करते थे, वहां पे काफी ज्यादा फंड्स को लेकर बंगलिंग हो रही है, उनके नाम का इस्तेमाल करके वहां पे सरकार में पद, मंत्री पद लिए जा रहे हैं, और दूसरी जो चीजें हैं सरकार से वो ली जाती है, लेकिन वो जो हुर्रियत का काम है वो सब नहीं किया जाता है, बल्कि खाली इसे पैसे बटोरने का एक वहां पर जरिया बनाया गया है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से पिछले साल 2019 में धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के 2 भाग करके लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद हालांकि कश्मीर घाटी में अधिकतर हुर्रियत नेता बंद थे उस समय, लेकिन जो बाहर थे उन्होंने भी इसको लेकर कोई बात नहीं की और इसको लेकर कोई विरोध दर्ज नहीं किया। ये सारी वजह है उन्होंने गिनाई है, और इसमें महत्वपूर्ण वही। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आसिफ। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बैंक में कोरोना को हराने वाले लोग अपना प्लाज्मा जमा कर सकेंगे। बैंक में जमा प्लाज्मा को जरूरतमंद कोरोना पीड़ितों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि प्लाज्मा उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिन्हें डॉक्टर इसकी सलाह देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की है जो कोरोना को हरा चुके हैं। शुरुआत में जब दिल्ली में प्रयोग के तौर पर कुछ मरीजों पर इसका सफल परीक्षण हुआ था, तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके लिए हमें प्लाज्मा बैंक की जरूरत पड़ेगी। और एक बार यही बात उन्होंने फिर से दोहराई है कि जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं, यानी क्योंकि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वो सामने आए और प्लाज्मा डोनेट करें। अब बात देश के कई इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगाए गए लॉकडाउन की। मुंबई से सटे कल्याण और डोंबिवली के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मणिपुर में भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। चलिए आपको एक बार फिर से बता दें बड़ी खबर, दिल्ली वाली खबर कोरोना को लेकर कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसकी जरूरत इस वक्त सबसे ज्यादा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देखने में आया कि अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है और रेस्पिरेशन का लेवल भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए, उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। हमारे साथ इस खबर पर हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, ये बात देखिए पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कही थी जब शुरुआती दौर में कुछ लोगों पर इसका प्रयोग किया गया था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब इसकी सख्त जरूरत है। लोग सामने आ रहे हैं प्लाज्मा बैंक के लिए। चलिए आपको बता दें एक बार फिर से खबर कहां कहां अनलॉक हुआ है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में, कल्याण में, गुवाहाटी में, यहां पर फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। अमित हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, यानी ये कहा जाए कि जो कंटेनमेंट जोन है या रेड जोन है, जहां पर फिलहाल कुछ दिनों पहले अनलॉक के दौरान छूट मिली थी, फिर से वो लॉकडाउन में चले गए।
देखिए निश्चित तौर पर कुछ चीजों में बदलाव आएगा, क्योंकि जो अनलॉक 2 होगा उसमें जो छूट देने की बात है उसके बारे में खाता तो पहले अनलॉक 1 में ही दे दिया गया था कि फेज वाइज छोड़ा जाएगा। फेज 1 में 8 जून से जो छूट दी गई है, फेज 2 में था कहा गया था कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज स्कूल के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फैसला किया जाएगा। इसके अलावा जो फेज 3 है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा मेट्रो जो सख्ती होनी है, वो जो कंटेनमेंट जोन में और सख्ती बढ़ाने की बात हुई है उसकी पूरी परिभाषा बदली जा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ नंबर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई राज्य वो एक तरह से कुछ इलाकों में फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन की तरफ लौट रहे हैं। तो ऐसे इलाके में जो कि कंटेनमेंट जोन है उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन करने की तैयारी हो रही है। तो मुझे लगता है आज देर शाम या कल दिन तक ये आ जाएगा अनलॉक 2 का, लेकिन उसमें राहत जो होगी वो थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जगह छूट मिल चुकी है और ऐसी जगह बची हुई है, चाहे स्कूल हो या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या सिनेमा हॉल है, जिम है, उनमें शर्तों के साथ, हालांकि जिम जैसी जगहों पर हो सकता है कि शर्तों के साथ छूट मिल जाए, लेकिन स्कूल कॉलेजेस अभी खुलने की संभावना ना के बराबर है। मेट्रो को लेकर फैसला करना है कि मेट्रो की भी संभावना नहीं के बराबर है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं, हाँ, लेकिन लॉकडाउन किस तरह से जहाँ जहाँ बढ़ेगा, जहाँ खतरा बढ़ रहा है वहां पे किस तरह से, यानी जहां जहां खतरा बढ़ेगा, इसकी आशंका होगी, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। शुक्रिया अमित। मुंबई से सटे कल्याण और डोंबिवली की बात करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कल्याण डोंबिवली के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह फैसला महानगर पालिका की ओर से किया गया है। इन दोनों इलाकों के उन 32 जगहों पर लॉकडाउन किया गया है जो कंटेनमेंट जोन में शामिल है। कंटेनमेंट जोन में सुबह 9 से लेकर के शाम 5 बजे तक लोगों की आवाजाही की छूट रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। महाराष्ट्र में कल ही एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़कर 1,64,626 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से 7,429 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक नया नियम लगाया है। नियम के मुताबिक मुंबई में अब सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं होगी। मुंबई पुलिस ने कहा है कि घर से 2 किलोमीटर दूर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। इस नए नियम के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। सड़क पर पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू कर रही है। इस वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया। मुंबई की सड़कों पर अगर आप बेवजह घूमते हुए पकड़े गए तो मुंबई पुलिस अब बख्शने वाली नहीं है। मुंबई पुलिस ने नया नियम जारी किया हुआ है, जिसके मुताबिक अगर आपको कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत है या फिर ऑफिस जाना चाहते हैं तभी अपने घरों से बाहर निकलें। अगर आप घर में हैं और जरूरी सामान लेना है तो 2 किलोमीटर की रेडियस में आप जा सकते हैं। अगर इससे बाहर जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी शुरुआत भी मुंबई पुलिस ने कर दी है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा गाड़ियों को सीज कर दिया गया है पिछले 24 घंटे में। और ये लगातार जो कार्रवाई है मुंबई पुलिस के जवानों के द्वारा जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के माहिम माटुंगा इलाके के बीच में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मुंबई पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है सड़कों पर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि शनिवार को जब 2000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए उसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया है कि हमारे साथ इसी खबर पर दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो मुंबई पुलिस ने नया नियम बनाया है कि 2 किलोमीटर के दायरे में ही आपको जाने और आने की अनुमति होगी, ये कैसे पता लगा पाएगी पुलिस? जी, मुंबई पुलिस उन तमाम लोगों के ऊपर जिस पर कार्रवाई कर रही है उनकी डिटेल ले रही है, चाहे वो लाइसेंस हो चाहे वो अन्य जो जरूरी जानकारी है वो इकट्ठा कर रही है। खासतौर पर जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कल रात से नियम लगाया हुआ है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर अगर आप मेडिकल सर्विस या सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, जरूरी सेवाओं के लिए, तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप घर से 2 किलोमीटर के बाहर जाते हैं, क्योंकि आपके एड्रेस लिखे होते हैं आपके लाइसेंस पे, वहां से आपकी जानकारी इकट्ठा कर ली जाएगी, उसके बाद आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 7,000 से ज्यादा गाड़ियां मुंबई पुलिस ने सीज कर दी हैं और हर उस शख्स पर कार्रवाई की जा रही है जो मुंबई पुलिस को झूठ बोल रहा है या मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ ले रही है। आपको बता दें, अगर डबल सीट पर भी अगर बाइक सवार हैं, वो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोविड-19 के तहत जो एक नियम बनाया गया है 500 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि बीएमसी के जो बीएमसी कर्मी हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आपके लिए और पुलिस को लग रहा है कि इस सख्ती से शायद लोग माने और अनलॉक 1 या लॉकडाउन 1
दोनों का वो ढंग से पालन कर पाए। शुक्रिया दीपक। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गया है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोला। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा साइकिल से निकल गए। ये सर साइकिल से क्यों निकले? साइकिल से क्यों निकले? पेट्रोल और डीजल का इतना महंगाई है, कहाँ से लोग उठाएगा, इसलिए हम लोग पैदल अच्छी साइकिल से चले। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आपका? हम लोग का है कि इस त्रासदी की स्थिति में जनता मर रही है, ऊपर से आप पेट्रोल और डीजल की मार उस पर दे रहे हैं, बिना कोई वजह इसको वापस लिया जाए। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको वापस लिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, इसको लेकर आम लोगों में परेशानी है। आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।